अब बात करते हैं राज्यसभा चुनावों को लेकर हो रही हलचल की। क्योंकि कल ही नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, इसलिए आज राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, बिहार और उड़ीसा में ज्यादातर उम्मीदवारों का ऐलान हो गया। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने आज राजस्थान से राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया। जयपुर में नामांकन के वक्त सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अशोक गहलोत और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कांग्रेस के सारे बड़े नेता मौजूद थे। सोनिया गांधी आज सुबह ही दिल्ली से जयपुर पहुंची और नामांकन दाखिल करने के बाद वापस दिल्ली भी आ गई। राजस्थान से कांग्रेस का एक उम्मीदवार राज्यसभा का चुनाव जीत सकता है, इसलिए सोनिया का चुना जाना तय है। इंदिरा गांधी के बाद सोनिया गांधी नेहरू गांधी परिवार की दूसरी मेंबर होंगी जो राज्यसभा की सदस्य बनेंगी। 1964 में इंदिरा गांधी राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। राजस्थान की यह सीट मनमोहन सिंह का कार्यकाल खत्म होने पर खाली हुई है। सोनिया गांधी को कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल यहां से राज्यसभा चुनाव लड़ने का ऑफर था, लेकिन उन्होंने चुना राजस्थान को। अशोक गहलोत ने कहा कि सोनिया अब राज्यसभा में राजस्थान का रिप्रेजेंटेशन करेंगी, ये राज्य के लिए गर्व की बात है। गहलोत ने कहा कि सोनिया राजस्थान के लिए कोई बाहरी नहीं है, वो यहां के चप्पे चप्पे पर जा चुकी हैं। राजस्थान के लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। तो मैं गर्व है कि जिसने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया हो वो एक महान नेता, और कि वो किसी राज्य में जाके बन सकती थी राज्यसभा मेंबर, उन्होंने चयन किया अगर राजस्थान का। आज ये खबर पूरे देश में, दुनिया में जाएगी कि सोनिया गांधी जी जो महान नेता देश की, वो उन्होंने राज्यसभा में राजस्थान से जाने का चयन किया है। तो आप सोच सकते हो राजस्थान का जो राजस्थान की चर्चा देश की दुनिया में होगी आज, वो आएंगी। तो मैं समझता हूँ कि योजनाएं तो भारत सरकार, एनडीए गवर्नमेंट आज बनी हुई है, उनके भी कान खड़े होंगे। सोनिया गांधी जी का रिश्ता एज ए राज्यसभा मेंबर राजस्थान से हैं, तो हमारी कोई योजनाएं होगी, हम दबाव बनाएंगे केंद्र पर, राज्य पर, उस पर भी हमें इमदाद मिलेगी उनके औरा का, ये मैं कह सकता हूँ। अशोक गहलोत को जवाब दिया राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने। उन्होंने कहा कि गहलोत कितनी भी सफाई दें कि सोनिया बाहरी नहीं है, लेकिन हकीकत तो दुनिया जानती है। सीपी जोशी ने कहा कि अच्छा होता कांग्रेस राजस्थान के ही किसी नेता को राज्यसभा में भेजती, लेकिन इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने हमेशा बाहरी उम्मीदवार ही राजस्थान पर थोपा है। कांग्रेस में तो वैसे भी अब तक का इतिहास आप देखो तो अधिकांश राज्यसभा के सदस्य बाहर ही आए हैं। मुझे लगता है यहाँ कांग्रेस पार्टी को स्थानीय लोगों पर उनकी योग्यता दिखती नहीं है, इसलिए कहीं न कहीं हर बार बाहरी लोगों को यहाँ प्रत्याशी बनाया जाता है। लेकिन चूंकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, मैं इसमें ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन अच्छा होता कि स्थानीय लोगों को वरीयता देते। सीपी जोशी ने तो सिर्फ सोनिया के बाहरी होने की बात कही, लेकिन सोनिया के बहाने गांधी परिवार और कांग्रेस पर सबसे तीखा हमला किया बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने। दरअसल सोनिया गांधी 2004 से रायबरेली से सांसद चुनी जाती रही हैं। उत्तर प्रदेश से वो कांग्रेस की इकलौती सांसद है। गौरव भाटिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस साफ हो गई है। सोनिया जानती हैं कि बीजेपी इस बार यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतेगी, इसलिए जैसे राहुल गांधी अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए थे, वैसे ही सोनिया भी यूपी छोड़कर राजस्थान चली गई। ये जनता का भय है। जब आप लूट खसोट करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और जनता का सामना नहीं कर सकते हैं, तो जनता सुनिश्चित कर देती है। और खासकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहूंगा, आपने सुना होगा ऑटो वाली पार्टी है, 3-4 सदस्य होते हैं। अब तो कांग्रेस स्कूटी वाली पार्टी भी नहीं रही है। और बोरिया बिस्तर पैक करके गांधी परिवार उत्तर प्रदेश छोड़ के इसलिए चला गया है क्योंकि वो जानता है कि 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में आने जा रही हैं। पहले राहुल गांधी हारे थे अमेठी से, वो भाग गए थे। अब सोनिया गांधी जी डर के मारे उत्तर प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश से नामांकन भर रही हैं। मजे की बात यह है कि 24 घंटे पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को भी बीजेपी ने राज्यसभा भेजने का फैसला कर लिया।
हालांकि महाराष्ट्र में राज्यसभा का चुनाव अब इंटरेस्टिंग है। यहां 6 सीटों पर चुनाव होना है और 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने आज महाराष्ट्र से 3 राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिनमें से 2 मराठवाड़ा रीजन के नांदेड़ से हैं। पहले अशोक चव्हाण और दूसरे डॉक्टर अजीत गोपछड़े। बीजेपी की तीसरी कैंडिडेट है मेधा कुलकर्णी। अजीत पवार ने भी आज प्रफुल्ल पटेल को अपनी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार दिया है, जबकि एकनाथ शिंदे की पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर आए मिलिंद देवड़ा के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस ने चंद्रकांत हंडोरे को अपना उम्मीदवार बनाया है। गौर करने वाली बात यह है कि हंडोरे को कांग्रेस विधान परिषद चुनाव में भी उतार चुकी है, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। तब कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। अभी तक कांग्रेस के पास 1 सीट जीतने के नंबर थे, लेकिन अशोक चव्हाण के इस्तीफे से मामला फंस गया है। राज्यसभा का टिकट मिलने के बाद अशोक चव्हाण ने आज कहा कि इतनी जल्दी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए बीजेपी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करते हैं। चव्हाण बोले उन्होंने अपने कांग्रेस छोड़ने की वजह भी साफ साफ बता दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ना कोई फ्यूचर है, ना कोई विजन है। जनता का मूड बीजेपी के साथ है, इसीलिए अपना राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। मेरे जैसे व्यक्ति को तुरंत उन्होंने एक ताकत देने के हिसाब से, काम करवाने के हिसाब से मुझे राज्यसभा में उन्होंने मुझे मौका काम करने का यहाँ पर इरादा उनका घोषित किया है। और मैं भी मेरी तरफ से जो भी अनुभव आज मुझे है राज्य के प्रशासन में, मैं पहले भी सांसद रह चुका हूँ लोकसभा में 2 बार, उसका पूरा फ़ायदा भाजपा को और ख़ास करके जो देश की जनता की अपेक्षाएं हैं उनका आवाज़ बुलंद करने के लिए निश्चित तौर पर सभागृह में, हाउस में उठाऊंगा। एक सरकार भाजपा की आज है, कल भी रहेगी, और उस सरकार के द्वारा लोगों के जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने में मुझे कामयाबी मिलेगी। जो मूड ऑफ द नेशन है, राजनीति में पल्स ऑफ द पीपल ये समझना ज़रूरी है। लोगों का रुझान किस तरफ है ये समझना ज़रूरी है। मुझे लगा देश का रुझान आज भाजपा की साथ है, लोग भाजपा के साथ जाना चाहते हैं। तो कोई भी चीज़ रुझान के खिलाफ में जाकर कितनी कामयाब हो सकती है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो मुझे लगा यहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ काम करने का मौका भी मिल सकता है। आज जो बदलते हालात है उसके देखते हुए महाराष्ट्र की तैयारियाँ ये कितना चैलेंज स्वीकार करती है, ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा। अशोक चव्हाण ने अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर लिया, लेकिन कांग्रेस अभी आधार में है। पहली मुश्किल तो अपने विधायकों को बचाने की है। कांग्रेस को अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायकों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर 15 फरवरी को स्पीकर शरद पवार गुट के विधायकों की सदस्यता खत्म कर देते हैं तो मामला और फंस जाएगा। तीसरी दिक्कत यह है कि विधानसभा में अगर उद्धव की पार्टी के विधायकों को शिंदे की शिवसेना का व्हिप मानना पड़ गया तो कांग्रेस के उम्मीदवार का जीत पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि नाना पटोले इससे इनकार कर रहे हैं। पटोले ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि कांग्रेस उम्मीदवार जीतेगा, कोई विधायक अशोक चव्हाण के साथ नहीं जाएगा। नाना पटोले ने कहा कि अशोक चव्हाण को राज्यसभा का टिकट देना बीजेपी के उन वर्कर्स के साथ धोखा है जो सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मेरे को सबसे बड़ी चिंता बीजेपी की हो रही है कि बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता ने, उनको भी अच्छे दिन मिलेंगे, देखने को मौका मिलेगा, इसके लिए काम किया। बीजेपी देश की नहीं तो दुनिया की बड़ी पार्टी है, इस तरह की बातें बीजेपी के नेता करते हैं। क्या बीजेपी के पास ऐसे कोई सक्षम नेता नहीं थे कि जो जिनको दूसरे पार्टी से लाकर उनको राज्यसभा का टिकट देने का इनको समय आना? क्योंकि बीजेपी के पास लीडरशिप नहीं है। बीजेपी के पास लीडरशिप खत्म हो गई, इसलिए दूसरे पार्टी के नेताओं के ऊपर डाका डालकर उनको अपने पार्टी में लेना और उनको पार्टी का टिकट देना, तो उनका स्वभाव का, बीजेपी की स्वभाव का परिचय है, पूरे देश को दे दिया उन्होंने। महाराष्ट्र के साथ बीजेपी ने गुजरात के 4 राज्यसभा उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बार गुजरात से राज्यसभा जाएंगे। नड्डा के अलावा गोविंद भाई ढोलकिया, मयंक भाई नायक, जसवंत सिंह सलाम सिंह परमार को बीजेपी ने गुजरात से राज्यसभा का टिकट दिया है। इसके अलावा बीजेपी ने मध्य प्रदेश से माया नारोलिया, उमेश नाथ, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और बंसीलाल गुर्जर को मैदान में उतारा है। आज बीजेपी और कांग्रेस ने जिन नेताओं को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया
उससे एक चीज क्लियर है, बीजेपी और उसके सहयोगी दल ऐसे नेताओं को राज्यसभा भेज रहे हैं जो दूसरे दलों से एनडीए में आए हैं। बीजेपी चाहती है कि ऐसे नेताओं को राज्यसभा में सेट कर दिया जाए, उनके प्रभाव वाले इलाकों में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेताओं को उतारा जाए। बीजेपी ने अपने कई सीनियर नेताओं को भी दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया है। शायद पार्टी चाहती है कि इन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाए। बात कांग्रेस की करें तो उसकी कोशिश अपने बड़े नेताओं को सुरक्षित तरीके से राज्यसभा पहुंचाना है। इस वक्त कांग्रेस की सियासी जमीन जिस तरह कमजोर हुई है, वैसे में अगर सोनिया गांधी या पार्टी का कोई बड़ा लीडर लोकसभा चुनाव हार जाएगा तो पार्टी के मोराल पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इसीलिए ऐसे नेताओं को राज्यसभा भेजा जा रहा है। वैसे राज्यसभा चुनाव को लेकर आज अखिलेश यादव को भी थोड़ा झटका लगा।